नमस्कार, हमारे एगनू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट SOTHSM सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। पर्यटन अध्ययन में सर्टिफिकेट CTS TS2 पर्यटन विकास, उत्पाद, संचालन और स्थिति अध्ययन। खंड 1 पर्यटकों और मेजबानों को समझना। इकाई 1 विदेशी पर्यटक। नमस्कार, हमारे एगनू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे कि पर्यटकों की रूपरेखा अंकित करने का तात्पर्य क्या है। पर्यटकों की रूपरेखा तैयार करने का कारण समझ जाएंगे। विदेशी पर्यटकों की रूपरेखा में विश्लेषित विशिष्ट लक्षण समझ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आवागमन और विश्व पर्यटक आगमन की जानकारी प्राप्त करेंगे और पर्यटन के क्षेत्र में जमकर खर्च करने और उससे खूब आमदनी करने वाले देशों से परिचित हो जाएंगे। 1.1 प्रस्तावना। जब आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो अक्सर कुछ निश्चित किस्म के सवाल पूछते हैं, जैसे आप किस देश से आए या आई हैं, आपकी रुचियां क्या हैं, आप किस किस्म का भोजन पसंद करते अथवा करती हैं। आने वाले मेहमान से भी यही सवाल पूछे जाने चाहिए ताकि उसके ठहरने को और सुविधाजनक बनाने अथवा उसे बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके। अब जरा पर्यटन जैसे सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर के उद्योग के बारे में सोचिए। इस उद्योग की प्रत्येक शाखा में काम कर रहे लोगों को अपने ग्राहक की विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। यही वजह है कि रूपरेखा तैयार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। यह इकाई पर्यटकों की रूपरेखा बनाने की अवधारणा को परिभाषित करने से शुरू होती है। इसके बाद विदेशी पर्यटकों की रूपरेखा में समाहित पहलुओं की व्याख्या की गई है और बताया गया है कि ऐसी रूपरेखा कैसे तैयार की जाए। पर्यटन में सबसे ज्यादा खर्च करने और सबसे ज्यादा कमाने वालों का उल्लेख करने के साथ साथ इस इकाई में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आवागमन की पड़ताल की गई है। 1.2 पर्यटकों की रूपरेखा। किसी भी व्यवसाय अथवा सेवा की लगातार उन्नति के लिए बाजार की जरूरतों के मुताबिक उत्पाद का विकास करना अनिवार्य होता है। पर्यटन पर भी यही बात लागू होती है। इस संबंध में उपभोक्ताओं और उनकी प्राथमिकताओं के विशिष्ट तत्वों को समझना एक बुनियादी जरूरत। पर्यटन के संदर्भ में किसी पर्यटक स्थल की ओर संभावित पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उनके साथ प्रभावी संपर्क कायम करना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए जरूरी है कि पहले ऐसे पर्यटकों के अलग अलग समूहों की शिनाख्त कर ली जाए, उनकी रुचियों और आवश्यकताओं का पता लगा लिया जाए। यहाँ प्रभावी संपर्क का अर्थ है उन तक पहुँचना और उनकी रिहाइश के भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी हासिल करना। किसी भी पर्यटक स्थल के संदर्भ में इन पहलुओं का तथ्यात्मक विश्लेषण ही पर्यटकों की रूपरेखा तैयार करना कहलाता है। पर्यटकों की रूपरेखा तैयार करने से निम्नांकित पक्षों के सुधार में भी मदद मिलती है। विकास प्राथमिकताओं के नियोजन और निर्णय में, पर्यटक उत्पादों की विपणन रणनीति में और सेवाओं में रूपरेखा बनाने से मेहमान मेजबान संबंधों और पर्यटन के प्रभाव को समझने में भी मदद मिलती है। पर्यटक रूपरेखा के लिए हमेशा जरूरी है कि पर्यटकों का नियमित सर्वेक्षण किया जाए। विशेष उद्देश्यों के लिए समय समय पर साबंदी सर्वेक्षण भी होने चाहिए। मसलन 1988-89 में भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का सर्वेक्षण निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया था। 1. अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या मूलक तथ्यों का आकलन करना। 2. भ्रमण के लिए भारत को चुनने संबंधी उनके निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्वों की शिनाख्त करना। 3. रिहायश, भोजन, पेय, मनोरंजन, खरीदारी और आंतरिक यात्रा जैसे विभिन्न आयामों पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के खर्चे की प्रकृति का अनुमान लगाना। 4. उन पर्यटक स्थलों की पहचान करना जहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भ्रमण करने जाते हैं। हर जगह उनके ठहरने की अवधि और रिहाइश के लिए इस्तेमाल की गई जगह का पता लगाना। 5. विभिन्न आवास व्यवस्थाओं, उनकी दरों, विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं के बारे में पर्यटकों की प्राथमिकताओं का पता लगाना। 6. पर्यटन संबंधी विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में पर्यटकों की संतुष्टि के स्तरों का अनुमान लगाना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने के लिए एक भारित रेखाचित्र वेटेड डायग्राम तैयार करना। 7. भारत से गुजरने वाले पर्यटकों की जनसंख्यामूलक विशेषताओं का आकलन करना और यह पता लगाना कि उन्होंने भारत का भ्रमण क्यों नहीं किया। पर्यटकों की रूपरेखा बनाते समय सामान्यतः विश्लेषित किए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों में निम्नलिखित बातें भी शामिल रहती हैं। वे कहाँ के रहने वाले हैं, आयु और लिंग, शैक्षणिक स्तर, आर्थिक हैसियत, व्यवसाय, भ्रमण का उद्देश्य और बारंबारता, पर्यटक स्थल का चुनाव करते समय उसके निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्व। पर्यटक के आवास स्थान का अर्थ होता है वह जगह जहां उसने विगत वर्ष 12 महीने का अधिकांश समय गुजारा हो अथवा वह वहां घोड़े समय ही रहा हो लेकिन 12 महीने के अंदर ही वहां रहने के लौट लेकर जाना चाहता हो। आवास स्थान का पता लगाने के लिए सामान्यतः यात्रा प्रारंभ करने वाले, खत्म करने वाले कार्ड जैसे प्रशासनिक दस्तावेजों अथवा सर्वेक्षणों का इस्तेमाल किया जाता है।
रूपरेखा तैयार करने के लिए आयु को पिछले जन्मदिन तक पूरे किए गए वर्षों के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। शैक्षणिक स्तर का अर्थ होता है वह सर्वोच्च स्तर जहां तक पर्यटक ने शिक्षा पूरी कर रखी है। शैक्षणिक स्तर के संदर्भ में आमतौर से पर्यटकों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कभी स्कूल न जाने वाला, प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाला, माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वाला, विश्वविद्यालय तथा कॉलेज से स्नातक अध्ययन पूरा करने वाला और अन्य अध्ययन करने वाला। किसी व्यक्ति की आर्थिक हैसियत उत्पादक कार्य के लिए उसकी उपलब्धता को परिभाषित करेगी। यदि कोई व्यक्ति उत्पादक कार्य के लिए प्रस्तुत है तो उसे आर्थिक रूप से सक्रिय कहा जाएगा। शेष सभी को गैर आर्थिक रूप से सक्रिय व्यक्ति माना जाएगा। पर्यटकों का निम्नांकित आर्थिक हैसियतों के रूप में सामान्यतः वर्गीकरण किया जाना चाहिए। आर्थिक रूप से सक्रिय, रोजगारशुदा, बेरोजगार, गैर आर्थिक रूप से सक्रिय, छात्र छात्राएं, गृहिणियां, पेंशनकर्ता या बंधी हुई आमदनी वाले लोग। अन्य, आर्थिक रूप से सक्रिय व्यक्ति के व्यवसाय का अर्थ उस काम से है जिसमें वह लगा हुआ है। इसका निर्णय आमतौर पर सर्वेक्षण के दिन ही स्थिति के आधार पर हो जाता है। पर्यटक सर्वेक्षणों में व्यवसायों के निम्नांकित समूहों की पहचान की गई है: विधायक, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी और मैनेजर। पेशेवर लोग, तकनीशियन और संबंधित व्यवसायों में लगे लोग। क्लर्क, सेवा कर्मचारी, दुकानों और बाजारों में बिक्री में लगे कर्मचारी। कुशल खेतिहर मजदूर और मछुआरे। दस्तकारी और उससे संबंधित व्यापार से जुड़े मजदूर। संयंत्र और मशीन के ऑपरेटर और उन्हें जोड़कर खड़ा करने वाले मिस्त्री। प्राथमिक व्यवसाय और सशस्त्र सेनाओं में काम कर रहे लोग। पर्यटकों का वैवाहिक स्तर इस तरह दर्ज किया जाना चाहिए: अविवाहित, वर्तमान में विवाहित, तलाकशुदा, अलग अलग रहने वाले, विधुर अथवा विधवा। पर्यटक अपना भ्रमण कई कारणों से कर सकता है, लेकिन एक कारण ऐसा अवश्य रहता है जिसके बिना भ्रमण होना संभव नहीं होता। वही कारण मुख्य उद्देश्य कहलाता है और पर्यटक सर्वेक्षण में आमतौर पर इसे ही भ्रमण के उद्देश्य के रूप में दर्ज किया जाता है। कुछ ऐसे पर्यटक भी होते हैं जो अपने किसी निजी उद्देश्य के बिना अपने बुजुर्गों के साथ भ्रमण पर निकल जाते हैं। ऐसे मामलों में भ्रमण का मुख्य उद्देश्य पर्यटक दल के उस सदस्य के उद्देश्य के रूप में दर्ज करना चाहिए जिसके साथ वे आए हों। भ्रमण का उद्देश्य पहले निम्नांकित 6 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। फिर उन समूहों की अलग अलग विशिष्ट गतिविधियां पर्यटक सर्वेक्षणों में सुनिश्चित की जाती हैं। फुर्सत, मनबहलाव और छुट्टियां, मित्रों और रिश्तेदारों से मिलना जुलना, व्यवसाय और पेशे संबंधी, स्वास्थ्य लाभ के लिए, धार्मिक, तीर्थ यात्रा और अन्य। किसी भी पर्यटक स्थल के नैसर्गिक आकर्षण का अनुमान पर्यटकों द्वारा वहां बार बार जाने के प्रतिशत के आधार पर लगाया जाता है। प्रति पर्यटक औसत आगमन के आधार पर तैयार यह आंकड़ा भ्रमण की बारंबारता कहलाता है। छुट्टियों और मनबहलाव के लिए पर्यटक स्थल का चुनाव करने में पर्यटक कई पहलुओं का ध्यान रखते हैं, मसलन पर्यटन स्थलों से जुड़ी सुरक्षा की भावना, पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता और वहां सैर सपाटे पर होने वाला खर्च। हर श्रेणी के पर्यटकों के संदर्भ में इन पहलुओं की पहचान करना पर्यटन को प्रोत्साहन देने वाली प्रभावी रणनीति बनाने के लिए आवश्यक है। 1.3 विदेशी पर्यटकों की रूपरेखा। पर्यटकों की जनसांख्यिकीय डेमोग्राफिक रूपरेखा प्रायः उनके द्वारा भरे जाने वाले अवरोहण पत्रों डिसम्बार्केशन कार्ड्स से प्राप्त किए जाते हैं। बहरहाल, यात्रा के विशिष्ट उद्देश्यों, उन्हें प्रभावित करने वाले पहलुओं आदि से संबंधित विवरण समय समय पर कराए जाने वाले विदेशी पर्यटक सर्वेक्षणों से प्राप्त होते हैं। 1.3.1 देश जहां के वासी हैं। भारत आने वाले पर्यटकों में पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक होती है। यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर 1992 के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों का राष्ट्रों के आधार पर एक ब्यौरा तैयार किया जाए तो उसमें 55.9% पर्यटक इन्हीं दोनों क्षेत्रों के होंगे। भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों का दूसरा स्थान है। निवास के राष्ट्रों के आधार पर 1992 के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों का क्षेत्रवार विवरण तालिका में दिया गया है। भारत आने वाले पर्यटकों की दृष्टि से इंग्लैंड का पहला और अमेरिका का दूसरा स्थान है। इस दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण देश हैं जर्मनी, फ्रांस, श्रीलंका, जापान, इटली, कनाडा, भूतपूर्व सोवियत संघ के देश, सिंगापुर, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात इत्यादि। जिन देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या कुल पर्यटकों का कम से कम 1% है, उनका राष्ट्रवार विवरण तालिका 2 में दिया गया है। 1.3.2 आयु। अधिकांशतः भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक 25 से 54 वर्ष के आर्थिक दृष्टि से सक्रिय आयु वर्ग के होते हैं। 1992 में कुल पर्यटकों में इस आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या 70% से अधिक थी। सबसे ज्यादा पर्यटक 26.9% 25-34 वर्ष के आयु वर्ग में थे, जबकि 35-44 वर्ष के आयु वर्ग के पर्यटकों का दूसरा स्थान था।
भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में पुरुष पर्यटकों की बहुतायत होती है। महिला पर्यटकों की संख्या पुरुष पर्यटकों से केवल आधी है। 1992 के दौरान पुरुघन पर्यटकों की संख्या कुल पर्यटकों की 66% थी। 1.3.4 यात्रा का उद्देश्य प्रायः छुट्टियां मनाना और दृश्यावलोकन। भारत आने वाले पर्यटकों की यात्रा का मुख्य उद्देश्य रहता है और इस तरह के पर्यटकों की संख्या साल दर साल बढ़ती रही है। दूसरे नंबर पर व्यापारिक पर्यटकों का समूह है। 1992 के दौरान 75.9% पर्यटकों की यात्रा छुट्टियों का उद्देश्य मनाना और दृश्यावलोकन था, जबकि 17.8% का उद्देश्य व्यापार था। विस्तृत विवरण तालिका 4 में दिया गया है। 1.3.5 व्यवसाय भारत भ्रमण पर आने वाले सर्वाधिक पर्यटक उत्पादन, विक्रय या सेवा क्षेत्रों के कर्मचारी होते हैं। वैज्ञानिकों और तकनीशियनों का वर्ग दूसरे और छात्रों का तीसरे स्थान पर आता है। 1992 में भारत आए पर्यटकों का व्यवसाय संबंधी विवरण तालिका 5 में दिया गया है। 1.3.6 यात्राओं की बारंबारता भारत आने वाले पर्यटकों में पुनः आने वाले यात्रियों की अच्छी संख्या है। 1989-90 के दौरान कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार उस वर्ष के पर्यटकों में लगभग 41.8% पुनः आने वाले थे। इनमें 13.8% ऐसे थे जो 5 या इससे अधिक बार भारत आ चुके थे। ऐसे पर्यटकों में पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक थी। इस बारे में विस्तृत विवरण तालिका 6 में दिया गया है। 1.4 1988-89 के सर्वेक्षण की मुख्य बातें। ये सर्वेक्षण भारत सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से 1988-89 में कराया गया था। ये कार्य अवकाश संबंधी आदतों, मनोरंजन और सैर सपाटे के क्षेत्र में विशेष दखल रखने वाली एक बाजार अनुसंधान फर्म को सौंपा गया। सर्वेक्षण पर्यटकों के अलग अलग समूहों पर आधारित था। इसके लिए परगमन केंद्रों, एग्जिट पॉइंट्स पर 2000, 14,000, रिहायशी प्रतिष्ठानों में 5,000 और 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से विदेश जा रहे 2,000 यात्रियों से संपर्क किया गया। इस सर्वेक्षण की मुख्य बातें इस प्रकार है। 1. पर्यटकों के आगमन के प्रचलित रुख से पता चला कि 44.99% पर्यटक पश्चिमी यूरोप से, 18.01% एशियाई देशों से और 9.0% अमेरिका से आते हैं। 2. व्यवसाय के लिहाज से 42% अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक वैज्ञानिक, डॉक्टर, अधिकारी या छात्र थे। 3. पता क्षेत्र से और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भरपूर प्रयास किए जाने चाहिए। 4. लगभग 59.61% पर्यटक इकानमी श्रेणी में यात्रा करते हैं। प्रथम श्रेणी में मुख्यतः व्यापारिक लोग यात्रा करते हैं। 5. लगभग 25.47% पर्यटकों ने भारत यात्रा का निर्णय मित्रों या संबंधियों की सलाह पर लिया था। 17.40% ने यह निर्णय सामान्य सूचनाओं, पुस्तकें, पत्रिकाएं आदि के आधार पर लिया। 6. 58% पर्यटकों के व्यक्तिगत आनंद के लिए और 22% ने व्यापार के लिए यात्रा की। शेष लोगों के भारत आने के कारणों में मित्रों या संबंधियों से मिलना, अध्ययन, सम्मेलन, तीर्थयात्रा आदि थे। 7. समुद्र तटीय क्षेत्रों का पर्यटन, बीच टूरिज्म, काफी लोकप्रिय है। 31.12% पर्यटकों ने इसे प्राथमिकता दी, जबकि 8.12% ने पर्वतीय भ्रमण स्थलों को पसंद किया। लेकिन इतिहास और संस्कृति भी प्रमुख आकर्षण थे। 8. एकमुश्त यात्रा कार्यक्रमों, टूरिस्ट पैकेजेस के तहत आने वाले पर्यटकों के भारत में रुकने की औसत अवधि 17.38 दिन थी, जबकि गैर एकमुश्त यात्रा कार्यक्रम वाले पर्यटकों की 31.11 दिन। 9. सभी देशों के पर्यटकों का औसत निकाला जाए तो उनमें से 27% ने प्रतिदिन 1,000 रुपये से अधिक, 15% ने 100-240 रुपये के बीच, 12% ने 250-400 रुपये के बीच खर्च किए। सर्वाधिक खर्च करने वाले पर्यटक ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान के थे। 10. लगभग 1/3 पर्यटक भोजन में स्वच्छता को लेकर संतुष्ट नहीं थे, लेकिन भोजन की किस्मों से बहुत प्रभावित थे। 11. लगभग 1/3 ने कहा कि भारत में सुविधाओं का अभाव है और यहाँ की रातें बहुत फीकी हैं। उनमें से अधिकांश सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने के पक्ष में थे। 12. सैर सपाटे के लिए आने वाले पर्यटकों की सूची में खरीदारी सबसे ऊपर थी। इस प्रकार, इसी तरह की रूपरेखा के आधार पर पर्यटन के क्षेत्र में भावी नियोजन और विकास होता है। 1.5 आदतें, विशेष रुचियां आदि। विदेशी पर्यटकों को समझने का प्रयास करते समय कुछ अन्य पहलुओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। प्रायः उन्हें उनसे संबंधित धारणाओं या उनकी आवश्यकताओं के आधार पर समूहों में बांटकर देखा जाता है। ऐसे पहलुओं में स्वच्छता, सुरक्षा या समय की पाबंदी के प्रति उनके नजरिए आदि को भी लिया जा सकता है। उनकी आदतों, पसंद, रुचियों आदि में फर्क होता है। ये विशिष्ट संस्कृतियों, दृष्टिकोणों, धारणाओं आदि से जुड़ी रहती हैं। उदाहरण के तौर पर क्रिकेट इंग्लैंड का लोकप्रिय खेल है पर अमेरिका का नहीं।
इसलिए संभव है कि इंग्लैंड के पर्यटकों के लिए एक मुश्त यात्रा कार्यक्रम पैकेज टूर तैयार करते समय भारत में होने वाले किसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच को भी भ्रमण के कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। लेकिन यही बात अमेरिकी पर्यटकों पर लागू नहीं होती। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पर्यटकों के लिए पुस्तकालय चलाता है तो ये सेवा तभी अच्छी प्रकार समझी जाएगी और बहुत से लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाएगी यदि वो पर्यटकों के देश के लोकप्रिय लेखकों से परिचित है और उन लेखकों की पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध हैं आदि। पर्यटकों के देश के रीति रिवाजों, इतिहास और राजनीति का ज्ञान भी पर्यटन सेवाओं में उपयोगी होता है। उदाहरण के तौर पर एक अच्छा गाइड किसी संग्रहालय, स्मारक या वन्य जीवन की जानकारी देते समय तुलनात्मक व्याख्या कर सकता है। इससे सेवा का स्तर बढ़ जाता है। 1.6 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आवागमन। वास्तव में पर्यटन पेशेवरों टूरिज्म प्रोफेशनल को पर्यटकों के आवागमन, उनसे होने वाली आय और उनकी क्षेत्रवार संख्या की नवीनतम जानकारी रखनी चाहिए। 1.7 सारांश। पर्यटन विकास के लिए पर्यटकों की रूपरेखा बनाना महत्वपूर्ण है। पर्यटन उद्योग के विभिन्न घटक इन रूपरेखाओं का प्रयोग नियोजन, विकास, विपणन, सुधार आदि के लिए करते हैं। पर्यटकों के बारे में सही ज्ञान से अतिथि और मेजबान के बीच बेहतर संबंध विकसित करने में भी मदद मिलती है। यही बात विश्व पर्यटन रुख के संदर्भ में लागू होती है। सामान्यतः पर्यटकों की रूपरेखा बनाने का काम सरकारी पर्यटन विभागों द्वारा किया जाता है। बहरहाल, निजी क्षेत्र को भी इस दिशा में आगे आना चाहिए। कुछ बड़ी होटल श्रृंखलाएं या यात्रा आयोजक आदि भी इन्हीं उद्देश्यों से अपने पृथक सर्वेक्षण करवाते हैं। विपणन संबंधी रणनीतियां बनाने में रूपरेखाओं की उपयोगिता के बारे में आप खंड 7 में विस्तार से पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में लंबी दूरी की यात्राओं की तुलना में पर्यटकों के अंतः क्षेत्रीय आवागमन का अधिक प्रचलन है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। 1.6.1 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आवागमन तीव्र गति से बढ़ रहा है। यह 1950 की 205 करोड़ की संख्या से 1992 में 47.6 करोड़ तक जा पहुंचा है। 1982 और 1991 के वर्ष अपवाद हैं क्योंकि इन वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आवागमन में आंशिक कमी आई। तालिका 7 में 1950 से 1992 के पर्यटक आगमन संबंधी आंकड़े दिए गए हैं। कुल पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण इसमें वार्षिक वृद्धि का प्रतिशत स्वाभाविक रूप से घट गया है। वर्तमान दशक में 4% वार्षिक वृद्धि का अनुमान किया गया है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि सन 2000 तक विभिन्न देशों में कुल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 64.0 करोड़ हो जाएगी। तालिका 9 में पर्यटक संख्या के क्रम में सर्वोपरि 15 देशों में आने वाले पर्यटकों की संख्या दी गई है। 1.6.2 पर्यटन से आय। पर्यटक अपने गंतव्य स्थल पर सुविधाओं का उपभोग करते हुए धन खर्च करते हैं। इसे पर्यटकों से होने वाली आय के रूप में जाना जाता है। 1950 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आय 21 अरब अमेरिकी डॉलर थी। 1992 में ये बढ़कर 278.7 अरब डॉलर हो गई। तालिका 10 में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से होने वाली आय का विवरण दिया गया है। 1.6.3 क्षेत्रवार विवरण। जहां तक विभिन्न देशों का सवाल है, पर्यटकों के आवागमन के प्रचलित रुख में पिछले 4 वर्ष से कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। यूरोप में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं और वहां पर्यटक आवागमन की प्रकृति अंतः क्षेत्रीय इंट्रा-रीजनल होती है। वास्तव में यूरोप और अमेरिका में अंतः क्षेत्रीय पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक है। दक्षिण पूर्व एशिया में भी ऐसे पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र को पर्यटकों के भावी गंतव्य स्थल के रूप में देखा जा रहा है। इन क्षेत्रों में पर्यटन से होने वाली आय हर साल बढ़ रही है। हमें याद रखना चाहिए कि लंबी दूरी की यात्राओं के लिए अधिक धन और लंबी छुट्टियों की आवश्यकता होती है। इसकी तुलना में छोटी दूरी की यात्राएं सस्ती, कम समय लेने वाली और सुपरिचित माहौल में होती हैं। इसलिए ऐसे पर्यटक पड़ोसी देशों की यात्रा करना पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पर विदेश जाने वाले 100 कनाडा वासियों में से 75% अमेरिका, 2% मैक्सिको, 12% यूरोप और शेष लोग अन्य देशों में जाते हैं। इसी प्रकार 41% अमेरिकी पर्यटक कनाडा या मैक्सिको की यात्रा तक सीमित रहते हैं, 31% यूरोप जाते हैं और सिर्फ 10% एशिया की यात्रा करते हैं। 75% फ्रांसीसी पर्यटक पश्चिम यूरोपीय देशों की यात्रा करते हैं। 89% जर्मन भी इन्हीं देशों का भ्रमण करते हैं। लगभग 50% जापानी पर्यटक पड़ोसी देशों तक सीमित रहते हैं। हमें अपने अनुभवों से सीख लेते हुए विश्व के इस भाग में अंतः क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए।